अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समा चनान नावल की एपिसोड नंबर 15 जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया के एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शादी के दिन इसने हमाइल के साथ अपने घर से ही सुबह सुबह मायके जाना था। अब इसका घर वही था जहाँ हमाइल रहता था। अबू के जाने के बाद मायका तो जैसे बराए नाम ही रह गया था। शायद वो पहली लड़की थी जिसे मायके से ज़्यादा ससुराल की याद आती थी। अम्मी और आशी ना होती तो वो मायका समझकर हमेशा सवाते ही जाती, क्योंकि इसे वहाँ माँ बाप दोनों का प्यार देने वाले बीजान और आगा जान मौजूद थे। बहनों की तरह ख्याल रखने वाली पलोशा और लाला रुख अरबाज गुलबाज की सूरत दो बड़े भाई थे, जो इसे बरार की बेरुखी का दुख भी नहीं होने देते थे। एक अम्मी थी जिनकी वजह से वो चली जाया करती थी, वरना इसका बस चलता तो वहाँ का रुख भी ना करती, जहाँ कदम रखते ही भाई भाभी का मुँह ही बिगड़ जाया करता था। इंसानी फितरत है कि जहाँ इज़्ज़त और प्यार मिले, उनसियत भी उसी जगह से होती है। इसके लिए अपना म्यादम वाला घर ससुराल नहीं मायका ही था, जिसे इसे हर तरह का जहनी सुकून, प्यार और इज़्ज़त मैसर थी। लोगों की घटिया बातों से दूर वो खुद को पुरसुकून महसूस करती थी। सवात में भी जान आगा चांद के साथ आज गुल, लाला रुख और अरबाज अपने तीनों बच्चों के साथ रह रहे थे। वो लोग शादी पर नहीं आ सके थे क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते वगैरह बंद थे जिन पर काम हो रहा था, मगर उन्होंने हमाइल से कहकर अपनी जानिब से बहुत सारे तोहफे तोहफ़े भिजवाए थे। कराची से पलोशा और गुलबाज ख़ास आशा की शादी के लिए आए हुए थे। दमला, चलो अभी देर हो रही है। वो कलाई पर घड़ी पहनता हुआ इसे अजलत में आवाज़ दे रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर जामनी रंग की वॉइस कोट पहने निक सिक सा तैयार वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। जरताशा होती तो अपने भाई को बुरी नज़र से बचाने के लिए न जाने कितनी ही दुआएं और आयात पढ़कर इस पर दम कर देती। गुलबाज और वो खुद तैयार हो चुके थे, मगर दमला और पलवशा कमरे में घुसी हुई अभी तक तैयारियों में लगी हुई थी। पलवशा के कमरे के बाहर खड़ा हुआ और दस्तक देकर इनको आवाज़ दी, भाभी जल्दी करे, दमला कुछ तो ख्याल करो। कोई जवाब न मिलने पर इसने फिर से दस्तक दी, भाभी भाभी भाभी। इसने जैसे बच्चों की तरह रट लगा दी, तमला तमला तमला। दरवाजे के पार हंसने की आवाज़ आई तो इसने नाम लेना जारी रखा, बकवास ना करो। पलवशा की मसनूई गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दी तो वह हंस दिया, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि दोनों तैयार हैं, बस इन्हें सताने के लिए ऐसा कर रही हैं। मैं अंदर आ रहा हूँ। इसने दरवाज़ा खोल दिया और कमरे में दाखिल हुआ। पलवशा दमला को सामने खड़ा किए खड़ी थी, इसकी पुश्त इसकी जानिब थी। बेसब्रे इंसान, पलवशा ने इसे घूरते हुए कहा तो दमला भी मुड़ी। कुछ पल के लिए वो इसे नजरें न हटा सका। डार्क पर्पल और सिल्वर कलर के कॉन्ट्रास्ट लहंगे में मलबूस बालों का जोड़ा बनाए, इन्हें मुख्तलिफ किस्म के मोतियों से सजाए वो बहुत हसीन लग रही थी। इसके लहंगे का जामनी रंग इसके वेस्टकोट के रंग से मिलता था। वो बिला इख्तियार मुस्कराया, मुझे लगता है दमला, तुम अपने मियाँ से ही कहो कि झुमके पहना दे। वो शरारती सा अंदाज अपनाते हुए कमरे से 9-2-11 हो गई। वह चलते हुए इसके पास आया और इसके हाथ से झुमका ले लिया। पहना दूँ? इसने इस बात में सर हिलाया तो इसने आराम से इसे झुमका पहना दिया। शर्मा ऐसे रही हो जैसे हमारी शादी हो रही है। इसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। अपनी शादी पर तो मेरा दिल चाह रहा था दूल्हे साहब का सर फोड़ दूँ। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को हर जाविये से देखने लगी। यूं ही घूरते रहोगे या कोई तारीफ वगैरह भी करोगे? कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो खुद ही बोल पड़ी थी, ठीक ही लग रही हो, मुनासिब सी। वो चिढ़कर इसकी जानिब घूमी, मैं तो मुनासिब लग रही हूँ, लेकिन तुम बहुत बुरे लग रहे हो। वो हंसा, बहुत बुरे हो तुम। इसका मूड ख़राब करके वो खुद हंस रहा था। वो पैर पटकती हुई इसे ठोकर करवाकर बाहर को जाने लगी तो हमाल ने बाजू से पकड़कर इसे रोका। इस जनाना इसके बालों को नरमी से कान के पीछे करते हुए वो मोहब्बत अमेज़ नज़रों से इसे देख रहा था। ताज़मा दपारा डेरा, कीमती ये, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। वो ज़रा करारा, मेरे दिल का करार। इसने इसके मेहंदी भरे दोनों हाथों को नरम सी गिरफ्त में लिया। बस हर वक्त सतह पास सतर्गों के डूब हुए, मैं तुम्हारी आंखों में हमेशा के लिए डूब जाना चाहता हूँ। वो शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें चुरा गई, क्योंकि इसे अब अच्छी तरह समझ आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है। तुम्हें मेरे मुंह से तारीफ़ें सुनने के लिए किसी सिंगार की ज़रूरत नहीं। मेरी बीवी सादगी में ही बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों ने तो हमें कब का दीवाना बना रखा है लियोनी। क्या अभी भी मेरी मोहब्बत को तुम्हारे दिल तक रसाई के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत है? दमला ने चंद लम्हे मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में मौजूद अपना अक्स देखा और फिर नज़रें हटा ली। आज न जाने क्यों वह इसे पहले से ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अजीज़, इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। इसने आहिस्ता से शेर कहा तो हमारे मुस्कुराए बगैर न रह सका। पश्तों के साथ साथ क्या शेर व शायरी का भी बुखार चढ़ा है? इसने नफ़ी में सिर हिलाया।
नहीं, बस डर लग रहा है। इसने हैरत से इसे देखा। डर? कैसा डर? वो कुछ परेशान सी हुई। तुम्हारी आंखों में झलकती ये मोहब्बत अगर कभी नफरत में बदल गई तो? अगर तुम्हारी ये आंखें मुझसे खफा हो गई तो? अगर तुम इसके मुंह पर हाथ रखते हुए इसने इसे चुप करवाया। मिसेस हमाल फारूक खान एक पुलिस ऑफिसर को अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाकर और फिर इस किस्म के उल्टे खदशात पालकर अपना और इस बेचारे ऑफिसर दोनों का दिमाग ख़राब कर के जहनी टॉर्चर देने और अपनी मोहब्बत के जादू से इसे असर करने के जुर्म में आपको सारी ज़िंदगी के लिए कैद मोहब्बत की सज़ा सुनाई जाती है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। वो धीरे से हंसी और इसका हाथ हटाया। बोलें कि आपको ये सज़ा कबूल है? हाँ कबूल है, इसने फ़ौरन कहा। सोच लें, सारी उम्र साथ निभाना पड़ेगा और अपने इस पहाड़ी बकरे को भी झेलना पड़ेगा। कबूल है, कबूल है। वह हंसते हुए बोली, क्या आप इस कैद मोहब्बत को दिल से कबूल करती हैं? जी कबूल है, दिलो जान से भाई, निकाह मुबारक हो। वो इसके दोनों हाथ अपने होंठों से लगाने ही वाला था कि किसी की आवाज़ ने इन्हें चौंका दिया। लो भाई पलूषा, हम तो आयशा की शादी पर जा रहे थे, यहाँ एक और जोड़ी तैयार बैठी है। देवर की शादी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। वो दोनों दरवाजे में खड़े हंस रहे थे। इन्हें देखकर दमला का चेहरा सुर्ख हुआ। वो मैं भाई वो, अब दमला को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। गुलबाज शरारत में हमाल तक आया और इसके गले मिला। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। फिर इसने दमला के सर पर हाथ रखा। वेलकम टू आवर फैमिली डियर सिस्टर। वह होंठ भेजकर हंसी और शर्मिंदगी दोनों छुपाने की कोशिश करने लगी। यार लाला, बंदा दस्तक देकर तो आ सकता है ना? गुलबाज हंसा। दरवाज़ा पूरे का पूरा खुला हुआ था। दुल्हे मियाँ, अब अगर तुम दोनों का निकाह हो गया हो तो चलें, असली शादी वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। आ रहे हैं, आपको तो मैं पूछ लूँगा। गुलबाज हंसते हुए पलवशा का हाथ हमें बाहर चला गया। चलो अब सारा कुछ ख़राब करके अब चले गए हैं, और तुम भी सुन लो, एतमाद के साथ वहाँ हर किसी का सामना करना। लोग बातें भी करेंगे और ताने भी देंगे। मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, इसलिए अपना दफ़ा करना खुद सीखो। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर को चल दिया तो दमला इसका हाथ हमें हंसती हुई इसके साथ साथ खींची चली गई। शादी हॉल में वो जितना भी नज़रअंदाज करती, सच वो जानती थी कि वो और हमारे ख़ानदान वालों का मौज़ूई गुफ्तगू बने हुए हैं। लोग इसे खुशबाश देकर जहाँ तरह तरह की क्यास आराइयाँ कर रहे थे, वहीं हमारे का साथ इसे खुद एतमादी मुहैया कर रहा था। जब वो इसके साथ था तो बाकी गैरों की इसे कोई परवाह थी ही नहीं। आज आयशा और आरिश की शादी का दिन था। अगले ही दिन इन दोनों का और अरीज की बारात का एक साथ थी। आयशा के निकाह के वक्त अब्बू की याद करके दोनों बहनें बहुत रोईं, लेकिन दुनिया का दस्तूर था कि जाने वाले चले जाते हैं, दुनिया के काम नहीं रुकते। इन्हें अब्बू को अब अपनी यादों में ही ज़िंदा रखना था। सब मेहमानों और रिश्तेदारों से बहुत एतमाद से मिली। वो खुश थी तो इससे इनको भला क्या तकलीफ थी, यही सोचकर इसने सबकी बातों का बावकार तरीके से जवाब भी दिया और इनकी बोलती भी बंद करवाई थी। माशाल्लाह, बहुत खुश लग रही हो तुम बेटी, ससुराल भाग्य है तुम्हें। अम्मी इसे दूर के रिश्तेदारों से मिलवाने लाई तो उन्होंने इससे मिलते हुए कहा, जी आंटी, अल्लाह का करम है, सब बहुत अच्छे हैं। इन औरतों में मामी भी खड़ी थी और वही औरत भी शामिल थी जिनके साथ मिलकर मामी ने इसके खिलाफ बातें की थी। वो रिश्ते में मामी की भाभी थी। इनसे मिलते हुए लाशऊरी तौर पर इसने हमाल की जानिब देखा जो इसे अबरार के साथ खड़ा हुआ नजर आया। दोनों मेहमानों के इस्तकबाल कर रहे थे। वो घर का बड़ा दामाद था, सो इसे ही आगे होना था। शुक्र यह था कि अबरार भाई की चिड़ सिर्फ दमला तक महदूद थी। वो हमाल के साथ अच्छा ही पेश आते थे। ये तुम्हारा मियाँ है ना? इसकी नज़रों के तवाक़ुफ़ में देखते हुए उन्होंने सवाल किया। जी, वो मेरा बड़ा दामाद है। हमाल दामाद कम बेटा ज़्यादा है, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। अम्मी ने इसकी जगह जवाब दिया था। वो मरवतन मुस्कराई। हाँ अच्छा ही है, तभी इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज कर दिया ना। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी साइका। छोटा दामाद अपना ही भतीजा है और बड़ा वाला इतना आला ज़र्फ़ नहीं। मेरा मतलब है, लोग ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं ना। अम्मी और दमला दोनों ने ही इनका तंज समझ लिया था। लोग कब इसकी गलतियों को भूलेंगे। पहले इसका दिल डूबा और इसने हमाल की जानिब हारी हुई नज़रों से देखा। इसी लम्हे इसने भी देखा और मुस्कुरा दिया। बस इसकी एक मुस्कुराहट ही इसको एतमाद देने के लिए काफ़ी थी। वो जानता भी नहीं था कि इसका ये मुस्कुरा देना ही इस लियोनी की कितनी बड़ी ताकत थी। जब वो इस पर एतबार करता था तो इसे किसी दूसरी की ज़रूरत थी भी नहीं। इसने मुस्कुरा कर हमाल से नज़रें हटाईं। लोगों का क्या है आंटी, वो तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। जैसे कि मैंने कल अभी नायला फूफो को कहते सुना था कि तौसीफ़ यूनिवर्सिटी से इस वजह से निकाला गया क्योंकि इसका ड्रग्स का कोई चक्कर था। अपने बेटे की का नाकाम सुनकर इनकी मसनूई मुस्कुराहट भी फीकी पड़ गई थी। मामी का रंग भी अपने भतीजे का सुनकर बदला था। अब जाहिर है मैं यकीन तो नहीं कर लूँगी ना, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मेरा शौहर लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। जब वो ध्यान नहीं देता तो मुझे भला क्या फ़र्क पड़ सकता है, कोई कुछ भी बकता रहे। अम्मी ने इसे घूर कर चुप रहने का कहा। वैसे हमारा आजकल इसी तरह के केसेस को देख रहा है। मैंने तो इसे कहा था कि हमारा तौसीफ़ बहुत शरीफ बच्चा है। तुम्हें अगर कोई इस किस्म की बात यहाँ शादी हॉल में बोले तो यकीन मत करना। असल में वो कानों का कच्चा नहीं है ना, वरना लोग तो क्या क्या बोल बोल कर दिमाग ख़राब कर दें।
इन सब के चेहरों से नागवारी वासिया दिखाई दी तो इसके दिल को कुछ सुकून मिला। कभी कभी अपनी ज़ात की खातिर थोड़ा सा बदतमीज़ होना पड़ता है। छोड़ो, क्या बातें लेकर बैठ गई हो। वो समरीन कैसी है भाभी? अम्मी ने मौजू बदलने की कोशिश की। मामी अब इनकी छोटी बेटी की सास थी। कभी कभी दमला को हैरत होती थी कि अम्मी ने आशा के लिए हाँ की ही क्यों, जब इनको अपनी बहू और भाभी की खसलत का पता था। शायद इनको आरिश पर और अपने भाई पर एतबार था, जो बार बार आशा को बाहर ले जाने के वादे किए हुए थे। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, अपने घर में खुशबाश है, अल्लाह ने खुशखबरी से नवाजा है। मौजू घूम फिर इस पर आ जाता है। इसने वहाँ से मुतरद करके चलना ही मुनासिब समझा। पलवशा को रीत सबसे मिलवा रही थी। आज इसका फंक्शन नहीं था, इसीलिए वह मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। हमारे दूर से दमला के तासुरात कब से नोट कर रहा था। अब जबकि दमला भाभी के साथ गैर आरामदा सी खड़ी नजर आई तो इसका सब्र भी जवाब दे गया था। अबरार भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, इसने आहिस्ता आवाज़ और बस संजीदा लहजे में कहा। इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है यार, बोलो। हमाइल मुस्कुरा भी ना सका। यहाँ नहीं, कहीं अलग चलें। ये इसकी संजीदगी अबरार को खटकी। वो मेहमानों के बीच से होते हुए हॉल से बाहर पार्किंग की जानिब आ चुके थे। बोलो, क्या बात है, खुलकर कहो। इसने कुछ लम्हों का तवक्कुफ किया। मैं जानता हूँ ऐसी बात करने के लिए ये मुनासिब मौका नहीं है, लेकिन अब पानी सर से बहुत ऊपर हो जा चुका है और मुझे नहीं लगता कि मैं मज़ीद बर्दाश्त कर पाऊँगा। अबरार का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का कि कहीं इसे दमला के पुराने करतूत ना पता चल गए हों। क्या हो गया है, खुलकर बताओ, इसने झिझकते हुए सवाल किया। पहली बात तो यह कि मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, ना ही मेरी बीवी आपकी नौकर है। मैं अब तक चुप था तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई समझता हूँ और मुस्कान भाभी को लाला रुख भाभी और पलवशा भाभी की तरह ही समझता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो दिल चाहेगा वो करेंगे। इनकी अजीबोगरीब बातें मेरी समझ से बाहर हैं। अगर वो सिर्फ मेरे मुतालिक बातें करती तो मेरा यकीन करे मैं एक लफ्ज़ तक ना कहता, मगर बात मेरी बीवी की है, मेरी इज्जत की है। अबरार ने पहली दफ़ा इसके मुँह से ऐसी कोई बात सुनी थी। वो कोई जवाब ना दे पाया। एहसन चाचू के जाने के बाद आप घर के बड़े हैं, अपनी बहनों का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। बात क्लियर करके बोलूँ तो मैं शादी के पहले दिन से नोट कर रहा हूँ भाभी का रवैया आशा के साथ तो ठीक है, मगर दमला के साथ अजीब है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। पहले मैं हर घर के नंद भाभी वाले झगड़े समझकर इग्नोर करता रहा, मगर मौसरत के साथ भाभी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। अबरार ने कुछ कहने को लब खोले। वो हर फंक्शन में इसे बेइज्जत करती हैं, जिसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत हर्ट होती है। मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा, मगर अब वो सिर्फ आपकी बहन नहीं है, हमारे घर की इज़्ज़त है और हम हर किसी ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारी इज़्ज़त को यूँ बिला वजह रुस्वा किया जाए। गुलबाज लाला बहुत मुख्तलिफ तबीयत के आदमी है, अगर उन्होंने ये बातें सुन ली मामला बहुत बढ़ सकता है। अबरार इसकी तवक्को के बरस गुस्सा करने की बजाय परेशान सा नजर आया। हमारे देखो, इसकी आदत ही ऐसी है। वो भाभी की आदत क्या है क्या नहीं मुझे कोई परवाह नहीं, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। अबरार की बात काटते हुए वो बोला था, वो ना तो बच्ची है ना दमला इनसे लेकर खाती है जो इनसे दबकर सब कुछ सहती रहे। वो अपने शोहर के घर पर खुशबाश अपनी ज़िंदगी जी रही है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे आपके दर पर ताने सुनने के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मर गया ना, उस दिन थोड़ी इंसानियत दिखाकर बीवी के साथ साथ बहन का भी सोच लीजिएगा। बरार ने होंठ काटे। ये बात अम्मी या दमला कह रही होती तो वो कभी ना सुनता। हमारी बहनोई था, इसकी कही बातों को सुनना ही था। घर के दामाद का पल्ला भारी ही होता है। मैंने बहुत सब्र किया था भाई कि मैं ये बातें ना करूँ, कम से कम इस मौका पर तो बिल्कुल भी ना करूँ, लेकिन मौसरत के साथ कह रहा हूँ, मुझे मेरी बीवी की फीलिंग्स और इज़्ज़त आप लोगों के जज्बात और रेपुटेशन से ज़्यादा प्यारी है। इसने जो कुछ किया वो इसका माजी था, जिससे किसी और को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे, मुझसे, किसी से भी हो सकती है। दूसरों की गलतियां माफ़ करने का भी ज़र्फ पैदा करें वो चौंका। तुम जानते हो इसका दिल दहशत ज़दा सा हुआ था। हमाल मुस्कुराया। ना भी जानता होता तो भाभी ने इसके खिलाफ जो जो ऑल फुल बातें की हुई हैं, क्या वो मुझ तक ना पहुंचती? आपको अगर इतनी ही फिक्र थी कि ये सब मुझ तक ना पहुंचे तो मुस्कान भाभी और अपनी मोहतरम सास को समझा के रखते इसने नज़रें चुराई। दमला ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मुझे या आपको किसी भी तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ये तो शुक्र है कि ये सब बकवास बातें मैंने सुनी हैं। अगर गुलबास लाला सुन लेते या शामिल हो रुका, अगर यहाँ मेरी जगह शामिल होता तो आपसे या भाभी से इतनी तमीज़ से कभी बात ना कहता। आप जानते हैं हम इज़्ज़त और गैरत के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस अबरार के जवाब की खातिर वकफा लिया। बात ये नहीं है, हमारी मुस्कान शुरू से ही ऐसी है, अभी इसकी तबीयत ऐसी है, तुम जानते हो, और ये औरतों के मामलात हैं। दमला को औरतों के मामलात में तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। बीवी के दफा की खातिर वह फिर से बहन को कसूरवार ठहरा रहा था। इसे हर रिश्ते को अपनी हदूद में निभाना आता ही नहीं था। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा भाई, ना ही आप इसे इल्ज़ाम देंगे। औरतों की बात तब तक रहती जब तक मुस्कान भाभी के फैलाए हुए झूठ सिर्फ आपके घर तक महदूद रहते। आप जानते हैं वो आजकल क्या कहती फिर रही हैं। हमारे के माथे पर बल देकर अबरार भी थोड़ा नर्म पड़ा था। क्या
मैं फिर से मौजरत कर रहा हूँ, लेकिन ये घटिया बात और हमारे पर्सनल मामलात आपकी बीवी ही दुनिया जहाँ में नशर करती फिर रही हैं, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। वो थोड़ा सा झिझका। आपकी बीवी ने आपके ख़ानदान में पहले तो मेरे और इसके झूठे अफेयर के मुतालिक फजूल गोई की हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी था ही नहीं। मज़ीद बातों को तो गिन भी नहीं सकते। अभी ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी हुई है कि दमला बांझ है और मैं इसे छोड़ने वाला हूँ, इसका किसी और लड़के से अफेयर चल रहा है वगैरह वगैरह। अबरार की आंखें पहले शौक से फैली, फिर शर्मिंदगी से सर झुक गया। ये कोई बात है सारे ख़ानदान में कहने वाली? अगर मेरी माँ या मेरी बहन ऐसी बात आपकी बीवी के मुतालिक करती, या तमला ही अभी भरी महफिल में भाभी के मुतालिक यही फजूल बातें कहती, तो आपका कैसा रद्द अमल देते? मैं दोबारा याद करवा रहा हूँ कि वो औरत जो आपकी बहन है वो मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है और हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है। जहाँ बात इज़्ज़त की आ जाती है वहाँ हम किसी का लिहाज नहीं किया करते। इसके तासुरात देकर अबरार को एहसास हो चुका था कि मुस्कान वाकई हद पार कर चुकी है। हमाइल अभी भी इन जलीकटी बातों का जिक्र नहीं कर रहा था जो इसको सुनाया करती थी। हमाइल, आई एम सॉरी, पता नहीं वो क्या क्या बोल देती है, मैं बात करूँगा। वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। बात नहीं, आप वार्निंग देंगे आइंदा अगर उन्होंने या इनकी माँ ने कुछ भी उल्टा सीधा कहा या किया, या दोबारा से मैंने इनकी वजह से तमला की आंखों में आंसू देखे, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुछ पल खामोशी की नज़र हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई कि मुझे आज ही ये सब कहना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बिजी रूटीन है, हो सकता है इसके बाद मुझे वक्त ना मिल सके। आप देख लें आपने भाभी से कैसे बात करनी है। अगर फिर भी वो ये सब जारी रखती हैं तो मुझे इनसे खुद बात करनी होगी। फिर मैं आपका बहनोई बनकर नहीं, सिर्फ एक शोहर बनकर बात करूँगा जिसकी बीवी पर वो बिला वजह कीचड़ उछाल रही हैं। अगर दोबारा ये सब हुआ तो सॉरी, फिर मैं अपनी बीवी को एक लम्हे के लिए भी ऐसी जगह पर नहीं आने दूँगा जहाँ इसकी इज्जत ना हो। अबरार ने इसे शर्मिंदा निगाहों से देखा। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, मैं समझाऊंगा, वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। इसके कंधे पर थपकी देते हुए इसने मामला रफा दफा करने की कोशिश की। जी यही बेहतर होगा। वो भी फ़ौरन मुस्कुरा दिया। इसकी आदत थी कि वो फ़ौरन माफ़ कर देता या करता था। चलें, अब सब इंतज़ार कर रहे होंगे। वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया था, मगर अबरार अब शर्मिंदा और परेशान सा दिखाई दे रहा था। दोनों जब एक साथ हॉल में दाखिल हुए तो फिर से मेहमानों के साथ मसरूफ़ हो गए। हमाल के तासुरात से ज़रा बराबर भी पता नहीं चल रहा था कि कोई ऐसी बात हुई है। कहाँ चले गए थे तुम? इसे देखते ही तमला इस तक पहुँची और आते ही बातें सुनाने लगी। गायब ही हो जाते हो, ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई हूँ। एक जगह टिक भी जाया करो। इसने कंधे अचका दिए। ज़रूरी काम था। वो मुस्कुराई। अपना गिफ्ट नहीं लेना क्या? हमाल ने तवज्जो भरी निगाहों से देखा। क्या? आर यू सीरियस? इसे लगा था वह मजाक कर रही है। जी बिल्कुल सीरियस हूँ और ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है। अगर आप मज़ीद किसी काम से बाहर चले गए तो गिफ्ट कैंसिल। इसने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं मानता ही नहीं। ज़रूर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। तुम और सबके सामने मुझसे इजहार मोहब्बत करोगी? वह मुस्कुराई। तुमने ठीक कहा था कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, हम मियाँ बीवी हैं, मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ। वैसे भी जब तुम मेरी तारीफ़ करते हो, इतने प्यारे प्यारे लफ्ज़ों से इजहार मोहब्बत करते हो, तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज से निकलता है ना। इसने मुँह खोले से बेयकीनी से देखा। खैर तो है। इसने इसकी पेशानी पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। ठीक ही लग रही हो। सर पर चोट वगैरह लगी है? वो मसनूई तशवीश जाहिर करते हुए बोला। लाचा आओ। वो इसका बाजू पकड़कर घर वालों के बीच आकर खड़ी हो गई। मुस्कान कुर्सी पर बैठी हुई अम्मी से कुछ बात कर रही थी। अरीज, अबरार, मामी सब इसे टेबल के आसपास इकट्ठा होकर कुछ बात कर रहे थे। हाँ दमला, तुम ऐसा करना, घर जाकर जो गिफ्ट्स वाले शॉपर्स हैं इनको। अम्मी इसे काम समझाने लगी कि यहाँ से फारिग होने के बाद इसे क्या करना था। वो सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। हमारे इसने शरारती सी मुस्कुराहट के साथ इसका नाम पुकारा। जी। वो कुछ देर रुकी। जमाखली जनान वो ज़ता सिरा मैना कहूँ। वह मुस्कुरा दिया। तो इसीलिए वो इतने एतमाद से इसे गिफ्ट देने पर राज़ी हो गई थी। ता जमा ता सतर गो खकलाई। तुम मेरी आंखों की खूबसूरती हो। वो होंठ भींच कर मुस्कुराने लगा। वो अक्सर इससे कहा करता था कि वो इसकी खूबसूरत आंखों में डूब जाना चाहता है। दमला इसी का जवाब दे रही थी कि इसकी आंखों की खूबसूरती तो वही है। जमादा ज़रा अरमान, मेरे दिल के अरमान। इसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। सता दी सतर गो लियोनी करम। तुम्हारी आंखें मुझे पागल बना देती हैं। आंखों पर हाथ रखते हुए वो हल्का सा हंस दिया। अब वो लियोनी के हिलाए जाने का जवाब दे रही थी। ज़रा मी तावड़ी दी। तुम मेरा दिल ले चुके हो, आहिस्ता लहजे में कहती है। वो इसके दिल में उतर रही थी। ज़ाला ता पता द तस्वर नशम कोली। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तस्वर नहीं कर सकती। इसके अल्फाज इसके दिल के हकीकी तर्जुमान थे। ज़ापा व्या सरदा ता विल कोरन ता एतरा कोम चा ज़ला ता सिरा मेना कोम। मैं इस पूरे ख़ानदान के सामने फ़ख्र से इकरार करती हूँ कि मुझसे तुमसे बेहद 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 मोहब्बत है। आंखें बंद किए वो अब शर्मिली से मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था। इसने तो सिर्फ आई लव यू कहने का कहा था, मगर दमला ने इसे इसके अगले पिछले सारे हिसाब लौटा दिए थे। हाँ, किसी को समझ नहीं आई थी, मगर ये तो इसने शर्त रखी ही नहीं थी कि कौन सी ज़बान इस्तेमाल करनी है।
अरीज की शरारती से मसनूई खांसी ने इन्हें मतवज्जा किया। बड़े तेज हो रहे हो दोनों, इसने आबरू उठाते हुए सवाल किया तो दमला ने इसे घूरा। क्या बात कर रही हो दमला, अब इसे भी थोड़ी बहुत पछतो आ गई है तो ये अल्लाह जाने हमारे खिलाफ क्या क्या बातें करते होंगे। अम्मी की बात पर सब हंस दिए। नहीं फूफो, इन दोनों के एक दूसरे से फुर्सत मिले तो किसी और की बुराई करे ना। वैसे इन सब में से एक जुमले का मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, याद है हमाल भाई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये पब्लिक प्लेस पर चक्कर किया है। दोनों ने इसे सबकी नज़रों से बच कर घुरा। क्या बात कर रही थी ये, सबके लबों पर यही सवाल था। अरे मुझे क्या पता, मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे किसी जनान लड़की की बात कर रही थी शायद, है ना दमला। हंसी जब्त करते हुए इसने कहा तो खांस कर इसे तंबिया की कि इंसान बने। हाँ वो मामी, वो मियांदा में मेरी सहेली है ना जनान, इसका बता रही थी कि इससे बात हुई और बस इसी की बात बता रही थी। दमला की बात सुनकर अरीज को मजीद शरारत सूझी। इस वाकई बातों का तो मतलब मालूम नहीं था, लेकिन जमा जनान और ज़ाता सिरा मेनाकम का मतलब अच्छी तरह पता था, जिसे जोड़ तोड़ कर इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किसी जनान लड़की की बात तो हर किसी नहीं कर रही थी। अच्छा तो फिर हमारे भाई क्यों शर्मिला सा मुस्कुरा रहे थे। दमला ने दांत पीस कर इसे आंखें दिखाई। मैं तो चली। दमला को शरारत से ठोकर करवाते हुए वो खुद रफो चक्कर हो चुकी थी और अब वो बेचारी इन सबकी नज़रों और सवालात का जवाब दे रही थी। जैसे तैसे वो इनसे जान छुड़वाकर दूर हटे तो अरीज को ढूंढने लगे। कितनी चालाक औरत है तौबा, दमला ने हंसते हुए कहा। खैर है, पता भी चल जाता तो क्या था, वैसे तुमने चीटिंग की है, खबरदार अब जो तुमने कोई उल्टी सीधी फरमाइश की। हमारे इसे कंधों से पकड़कर स्टेज के सामने लाया, जहाँ दूल्हा के साथ अब दूसरे लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे। वो दोनों भी एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। बाकी घर वाले भी टेबल के आसपास से उठकर स्टेज की जानिब आ चुके थे। ये स्टेज देख रही हो, ये दूल्हा दुल्हन भी इसके पीछे खड़ा सरगोशी में बोला। हाँ तो अब स्टेज पर खड़े होकर आई लव यू का ऐलान करने का कहने वाले हो तो सॉरी, जो मैंने कहा है इसी को बाकी ज़िंदगी के लिए संभाल कर रखो। वो हंसा। बहुत समझदार हो गई हो, लेकिन अभी ऐलान करने के लिए कहाँ कह रहा हूँ, किसी और की शादी पर। इसने आंखें घुमाई मगर फिर से आशा की जानिब देखकर इसे प्यार का इशारा करके हाथ हिलाया। पूछो तो सही, किसकी शादी पर? उफ, किसकी शादी पर? इसने बेतवज्जी से सवाल किया। अवलमीर या जरताशा की शादी पर। इसने हंसते हुए सर पीटा। इनके ससुराल वाले फिर कहेंगे कि सास ससुर पागल हो गए हैं, बुढ़ापे में शौकियाँ सूझ रही हैं, तब तो तुम्हें शर्म आएगी ना। अभी तो नहीं आती। वैसे वो यूँ बात कर रहे थे कि किसी को पता भी नहीं चल रहा था। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है भाई, लेडीज़ फर्स्ट। तो अवलमीर और जरताशा की शादी पर तो आप ही कहेंगे जनाब, शामिर की शादी पर मैं बोल लूँगा। शामिर कौन है? अब वो इसकी जानिब घूम गई। अरे शर्म करो, अपने तीसरे बेटे का नाम नहीं पता? इसे हंसी का दौरा सा पड़ गया। वो मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगी। लो कर लो बात। अच्छा चलो, पानरा, खदीजा, अंगेज़ा और सुबहान सब की शादियों पर ये बूढ़ा कह लेगा, बाकियों की दफ़ा तुम कह लेना। वो पेट पर हाथ रखे बैठ ही गई। इसे देखकर आसपास वाले कुछ लोग भी इसकी जानिब देखने लगे। इतना भी एक्साइटेड नहीं होना था। लियोनी से बाजू से पकड़कर इसने उठाया। की मत करो भाई, इन सबको भी तो पता चलना चाहिए ना कि जवानी में मामा पापा में कितना प्यार था और बूढ़े होकर भी ख़त्म नहीं हुआ। इससे ज़्यादा हंसी इस बात पर आ रही थी कि वो संजीदा तासुरात लिए हुए आसपास देख रहा था, जैसे इससे बात कर ही ना रहा हो। बस धीरे धीरे से इसके हिलते लबों से सरगोशी की सूरत अल्फाज निकल रहे थे। वह हंसी ही चली जा रही थी। इसकी हालत देखकर हमाल भी ज़्यादा देर संजीदा न रह सका और हंस दिया। बस कर दो लियोनी, लोग बोलेंगे सच में लियोनी है। इसका हाथ थामकर वो इसे टेबल तक ले गया जहाँ पहले घर वाले बैठे थे। हौसला करो बीवी, अस्तगफिरुल्लाह, शैतान आ गया है तुम्हारे अंदर। वो ताउस पड़कर इस पर फौंकने लगा। पागल हो तुम हमाल। होंठों पर हाथ रखते हुए इसने जग से पानी अंडेला और पी गई। तब जाकर कहीं इसके कहके कम हुए। वैसे तुमने सारे मीर इकट्ठे करने हैं। तुम भी मीर, फिर अवल मीर, फिर शाह मीर, फिर दोय मीर, फिर भी रख लेना। बल्कि ऐसा करना, अपने पोतों का नाम भी मीर ही रखना। वह हंसता हुआ कुर्सी की सीट कर बैठा। मीर का मतलब होता है सरदार। मेरे दादा मुझे मीर कहा करते थे क्योंकि मैं बचपन में शरारतों का सरदार था। अवल मीर जरताशा को पसंद था क्योंकि किसी मारूफ नावल के हीरो का नाम था। दूसरा नाम शामिर कहती थी, जो इसकी दास्त के भांजे का नाम था, जो इसे बहुत क्यूट लगता था। वो बहुत मोहब्बत से अपनी बहन की बातें इसे सुना रहा था। ऐसा कम ही वक्त था जब वो जरताशा का जिक्र करते हुए आंखें नम न करता हो। वो बोलता जा रहा था और दमला इसे सुनती जा रही थी। वो दूर एक कोने में आंसू लिए खड़ी मुस्कान इनको नफरत अंगेज नज़रों से घूर रही थी। इससे इनकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर पहले अबरार ने इसे डांटा था, तुम दोनों की वजह से यह सब कुछ हुआ है। बहुत प्यारी है ना तुम्हें इस चुड़ैल की इज्जत। तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। मेरे ही भाई की शादी पर मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़का दिया। अभी तो मैं चुप कर जाऊँगी हमाल खान, लेकिन तुम वक्त आने पर दोनों को ऐसा गहरा जख्म ज़रूर दूंगी जिससे सारी ज़िंदगी भर नहीं सकोगे। बेरहमी से आंसू रगड़ती हुई वो मंदिर से हट गई।
घर वापस जाते ही थकन से चूर होकर वो लेट चुकी थी। हमाइल चाहता था कि वो अपनी अम्मी के पास रहे, मगर वह भाई के घर जाना ही नहीं चाहती थी। बहाने बनाकर वह इसके साथ अपने घर ही आ गई थी। लाला और भाभी कुछ दिन यहीं रुकेंगे क्योंकि भाभी की किसी सहेली की शादी है। 2-3 हफ्ते बाद भी आना ही था, तो मैंने लाला से कह दिया कि शादी अटेंड कर ही जाएं और सवात वापस जाते हुए तुम्हें भी साथ ले जाए। वो आंखें मुझे लेटी हुई थी जब हमाइल ने इसे बताया था। वो अलमारी खोले न जाने क्या कर रहा था। तो इनका अपना घर है, जब मर्जी आ जाएं, इसने कुमारालोद लहजे में कहा। तुम ऐसा करना, जितने दिन वो दोनों यहाँ हैं तुम भी साथ रहना, फिर इनके साथ ही चली जाना क्योंकि तुमने मायका तो जाना नहीं। इसने करवट बदली। क्या दिमाग खा रहे हो? पहले ही मेरा सर डोल रहा है, चुप कर जाओ। यही तो तुम्हें बताना चाह रहा था। कुछ दिन के बाद मैं कराची जा रहा हूँ। अचानक तबादला हो गया है। इसने आंखें खोलकर इसे चौंक कर देखा। क्या? हाँ, बहाना तो कुछ और बनाया है, मगर असल में 2 हफ्ते पहले जो रेड की थी वो किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर बाहर हाथ डाला था, तो जनाब ने इसकी सज़ा ये दिलवाई है। वो हल्के फुल्के अंदाज में बता रहा था तो वो उठकर यकदम बैठी। रेड की थी वो जिसमें इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क पकड़ा था। इसने इस बात में सिर हिलाया। तुमसे कितनी बार कहा है कि ये नौकरी छोड़ दो। मजाल है जो तुम पर ज़रा सा भी असर होता हो। वो मज़े से अपने कपड़े निकालने और रखने में लगा रहा। छोड़ दो, मैं कर दूंगी। अभी से कौन सी इमरजेंसी आ गई है? मुझे भी तो अपनी पैकिंग करनी होगी ना। वो हंसा। नहीं जनाब, आप हमारे साथ नहीं जा रही। इसने तौजब से इसे देखा। क्यों जी, कोई और चुड़ैल है वहाँ? वो इसकी बात को मजाक समझ रही थी। फिलहाल तो मेरी ज़िंदगी में एक ही चुड़ैल है, दोनों को दूसरी को आने कहाँ दोगी? वो अपने तहशुदा कपड़े बैग में रखने लगा। खैर, तुम मेरे साथ नहीं जा रही। मेरे जाने में अभी भी वक्त है। अरीज के वलीमे वाले दिन जाऊंगा। अभी तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा सामान रखना शुरू कर रहा हूँ। ये घर इनका अपना था। कराची में इनकी ज़ाती कोई रिहाइश नहीं थी। मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। जहाँ भी जाओगे पीछे पीछे आऊँगी। ओहो, इस दफ़ा तुम्हें अकेला छोड़कर जाऊँगा। मुझे भी ज़िंदगी इंजॉय करने दो। हिटलर बीवी, इसने मुँह बनाया। मैं ऐसे जान नहीं छोड़ने वाली। साथ तो लेकर जाना होगा। वो बजीद थी। यार, कभी मेरी भी सुन लिया करो ना। वहाँ रिहाइश ठीक नहीं है। अगर मुझे जगह वगैरह पसंद आई तो तुम्हें भी बुलवा लूँगा, मगर फिलहाल सवात चली जाओ या अपनी अम्मी के घर रहो। वो पहले इसकी अकेले जाने वाली बात को मजाक समझ रही, अब थोड़ी परेशान सी हुई। हमारे लिए अचानक तुम कैसे जा सकते हो और मुझे साथ लिए बगैर? तुम्हें पता है सवात में भी जब तुम साथ नहीं होते तो मेरा दिल नहीं लगता। वो मुस्कुराया और बैग बंद करते हुए एक कोने में रख दिया। इतना मिस करती हो मुझे? बात घुमाओ मत, प्लीज़ साथ ले चलो ना। इसने नफ़ी में सर हिलाया। हमारे प्लीज़ ना। इसके साथ आकर बैठ गया। ऐसे बच्चों की तरह जिद मत किया करो। यूनी तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। वो उतरा चेहरा लिए बाजू पकड़कर बैठ गई। प्लीज़। हमारे ने इसका हाथ पर नरमी से हाथ रखा। बहुत सी औरतों के शौहर बाहर के मुल्कों में भी काम करते हैं। वो तो इतना रौला नहीं डालती होंगी जितना तुम डाल रही हो। हालांकि कराची दूसरे मुल्क में तो नहीं है। अगर मैं आर्मी ना छोड़ता तब क्या करती? साल 6 महीने शक्ल भी दिखने से रह जाती। वो नाराज़ चेहरा लिए बैठी रही। दमला लियोनी। इसने धीरे से इसका चेहरा ऊपर किया। यार, क्या मसला है? अच्छे मूड के साथ रुखसत करो ना। वहाँ जाकर भी मुझे ये बुरी सी शक्ल याद आएगी तो मेरा काम में दिल नहीं लगेगा। मुस्कुराए बगैर इसने इसका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। ऐसी मासूम शक्ल मत बनाओ। इस दफ़ा मैं अपनी बात ही मनवाऊंगा। इस दफ़ा मेरा दिल नहीं पिघलने वाला। इसका कोई तरीका भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे पहले तो कभी नहीं होता था कि वो किसी बात पर जिद करे और वो पूरा ना करे। कुछ देर तक यूं ही खामोशी छाई रही। दोनों अपनी अपनी जिद से पीछे हटने वाले नहीं थे। अच्छा छोड़ो, वो तुम बता रही थी ना इस दिन किसकी कॉल आई थी? नंबर देखा था मैंने, UAE का नंबर था। दोबारा कॉल भी करने की कोशिश की लेकिन किसी ने उठाया नहीं। अपनी परेशानी भूलकर इसे शामिल फिर से याद आ चुका था। वो वो लोग काटने लगी। रॉन्ग नंबर ही होगा। वो पुरानी बात मौजू बदलने के लिए कर रहा था जो बज़ाहिर इसके लिए गैर अहम थी, मगर दमला जानती थी कि इस कॉल की क्या अहमियत है। नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं था। इसने झिझकते हुए कहा। तो हमारे से सवालिया निगाहों से देखा। तो फिर किसका नंबर था? वो फ़ोन भेजते हुए इसने हमाल के चेहरे की जानिब देखा। शामिल। पहले बेयकीनी फिर कर्व के तासरात इसके चेहरे से आया होने लगे। क्या? इसने दुबई। वो यकदम खड़ा हो गया। तो इसी वजह से वो इसे ऑस्ट्रेलिया में किसी दोस्त के ज़रिए भी ढूंढ नहीं पाया था। वो वहाँ से दुबई शिफ्ट हो गया था। शायद सालगिरह वाले दिन इसे तुम शदीद याद आए होगे तो मजबूरी में इसने कॉल तो कर ली, लेकिन जब मैंने इससे बात करने की कोशिश की और सवाल किया कि वो ऐसी हरकतें क्यों करता फिर रहा है तो इसने कॉल काट दी। बहुत बार मैंने कॉल बैक की मगर वो शायद नंबर ब्लॉक कर चुका था। फिर मैंने अपनी कॉल्स की कॉल हिस्ट्री क्लियर कर दी ताकि तुम अपनी सालगिरह वाले दिन तो उदास ना हो। सॉरी। वो आंखों में नमी लिए खामोशी से इसकी पूरी बात सुन रहा था। वो तो नहीं जानती थी कि अगर वो कॉल ना उठाती, हमाल खुद उठाता तो शायद गलतफहमियाँ दूर हो चुकी होती। लेकिन इसकी आवाज़ सुनते ही शामिल को पुरानी रकाबत याद आ गई थी। इतने सालों के बाद तो इसने नफरत का बंद तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन एक कॉल ने फिर से इसे दूर कर दिया था। कमल, आई एम सॉरी। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई बात नहीं। तुम सो जाओ, मुझे ज़रूरी काम है। इसने आंसू
ता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। दमला को शामिल पर बहुत गुस्सा आया था। वह हमाल को हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहती थी, लेकिन शामिल की हरकतें इसे बार बार परेशान और दुखी कर दिया करती थी। शामिल इसे इंतहाई खुदगर्ज और मतलब परस्त आदमी लगा था, जो इतने प्यारे और मोहब्बत करने वाले भाई को रुला रहा था। खुद तो दुबई में कहीं आराम कर रहा था, लेकिन हमाल के साथ साथ इसकी भी नींद उड़ा चुका था। वो कैसे आराम कर सकती थी जब हमाल बेसुकून था। वो कमरे से बाहर चला गया था। इसका मतलब था वो चाहता था कि वो कुछ देर अकेला रहे। दमला इसके पीछे ना आए। इसने गहरी आह भरकर घड़ी की जानिब देखा जो रात के 3 बजा रही। वो अरीज की शादी में शिरकत किए बगैर ही चला गया था। इसकी ड्यूटी तो अभी शुरू नहीं हुई थी, मगर वो किसी दोस्त के साथ मिलकर इलाके का जायज़ा वगैरह लेना चाहता था। कुछ मालूमात इकट्ठी करनी थी और बहुत सारे दूसरे काम थे। दमला ने इसे मना किया था कि इतनी जल्दी मत जाए, मगर इसने इसकी ये बात भी नहीं सुनी थी। वो कराची में किसी दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। जब से वो गया था तब से इसकी तबीयत बहुत बोझल, चिड़चिड़ी और ख़राब सी थी। लाख मिन्नतें करने के बावजूद वो इसे साथ लेकर नहीं गया था। पलूषा भाभी ने अपनी दोस्त की शादी पर इसे भी चलने का कहा हुआ था। पहले तो इसने हामी भर ली, मगर अब इसकी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी। ऊपर से इसका चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जा रहा था। बात बात पर रोना आ जाता था। ना खाने का जी चाहता था, ना कुछ पीने का। भाभी और लाला ने इसे ज़बरदस्ती इसके मायके भिजवाया था ताकि थोड़ा आराम कर सके, मगर वो क्या जानते थे मायके में रहना ज़हनी टॉर्चर देगा। हमाल को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। फ़ोन पर वो इसे बार बार आराम करने और दवा लेने की तलकीन कर रहा, मगर इसे शदीद गुस्सा था कि जब इसने इसकी बात नहीं मानी तो वो क्यों माने। दमला, खाना खाओ बेटा, इसे सोचों में गुम पाकर अम्मी ने कहा। इस दिन आयशा और आरिश भी रात के खाने पर आए हुए थे। जी। वो सोचों से बाहर निकली और प्लेट में बेमकसद ही चम्मच चलाने लगी। खाने का जी चाह नहीं रहा था। दमला, आप ही फिक्र मत करें, मेरे भाई आ जाएंगे। आशा ने इसकी उदासी की वजह समझते हुए तसल्ली दी, तो वह न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। मेरा पेट भर गया है, आप लोग खाएं। वो खड़ी हो गई। रोटी का एक निवाला तोड़ा था, बाकी खाना वैसे ही धरा था। चावल की प्लेट भी वैसे ही रखी थी। दमला, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, ना खाती हो ना दवा लेती हो। अम्मी, मैं वो कुछ कहने लगी थी कि इसे चक्कर सा आया तो इसने सर पर हाथ रख लिया। आप ही, आशा ने इसे सहारा दिया। बेटा क्या हुआ, ठीक तो हो? अम्मी भी परेशान हो गई थी। बचपन में वह मामूली सी सर्दी की वजह से टाइफाइड जैसे बुखार में मुब्तला हो जाया करती थी। बस बहुत सुन ली तुम्हारी जिद। अबरार, कल मुस्कान का भी डॉक्टर फहमीदा के साथ अपॉइंटमेंट है। कल इसे भी साथ ले जाएंगे और इसी हॉस्पिटल में दिखा लेंगे। मैं भी साथ चलूँगी। ऐसा ना हो बचपन की तरह दौरे से की शक्ल बन जाए। मामूली बुखार समझकर टालना नहीं चाहिए। अबरार ने इस बात में सिर हिलाया। इसको खींच कर रखें, बच्चों की तरह जिद करती है, इसने भी फिक्रमंदी से कहा। मुस्कान नागवारे से एक नज़र दमला पर डालती हुई खाना खाने लगी। वो आयशा का हाथ थामकर अपने छत पर टेरेस वाली साइड पर आ गई, क्योंकि इसे खुली फ़ज़ा में सांस लेना था। दिसंबर बस शुरू होने वाला था और सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। कोई परेशानी है तो आप ही प्लीज़ बताएं। इसे आंखें बंद किए लंबे सांस लेते देखकर आयशा ने फिक्रमंदी से सवाल किया। कोई परेशानी नहीं, तुम भी परेशान मत हो पागल। इसने आंखें खोल दी और मुस्कुराकर आशिक के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तुम जाकर खाना खाओ, मैं रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। आयशा वहाँ से जाने को तैयार थी। थप्पड़ लगाऊंगी, जाओ अपने मियाँ के साथ बैठो, इसे बुरा लगेगा। बहुत ज़िद्दी हैं आप। हमारे भाई तो बेचारे पता नहीं कैसे सहते हैं आपके नखरे। वो हंसी। इसने खुद ये मुसीबत गले डाली है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। इसे हल्का फुल्का मजाक करता देखकर आशिक को थोड़ी तसल्ली हुई कि वो दोनों आपस में ठीक हैं। अच्छा चलें, आपकी मर्ज़ी। मुझे अपना कुछ सामान लेना है जो ससुराल नहीं लेकर जा सकी थी। फ़िलहाल यहीं कमरे में हूँ, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे आवाज़ दे लीजिएगा। वो वहाँ से चली गई तो दमला वहाँ रखी कुर्सियों में से एक को घसीट कर बैठ गई। सोच रही थी कि इसे फ़ोन करे या ना करे। फ़ोन निकाल कर इसका नंबर निकाला। मिस्टर खान। न जाने क्यों इसे बहुत रोना आया। आंखें बंद की तो इसी का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मुस्कुराता हुआ, शरारत से भरपूर सा चेहरा। दमला, किसी की आवाज़ पर इसकी वो कैफियत टूटी। इसने पलट कर देखा तो पेशानी पर बल पड़े। पहले ही वो बहुत परेशान थी, ऊपर से ये आरिश इसे न जाने क्या सुनाने आ गया था। क्या बात है? इसने रुखाई से सवाल किया। क्या हम बात कर सकते हैं? इसने सवाल किया था। इसने कुछ सोचते हुए इस बात में सिर हिलाया। इसे लगा इसे आयशा से मुतालिक कोई बात करनी होगी। वो इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुमने अच्छा नहीं किया। कुछ देर की खामोशी के बाद वो कुछ झिझकता हुआ बोला तो इसे तौजब सा हुआ। खाना ना खाकर मैंने कौन सा जुल्म किया है किसी पर? वो इसकी बात समझी नहीं थी। खाने की बात नहीं कर रहा, वो बहुत एहसास से बोला था। क्या मतलब? फिर क्या तकलीफ़ है? मालिक को मुझ पर तरजीह देकर इसकी बात वो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी। इसने फटी हुई आंखों से इसे बेयकीनी में देखा। क्या बकवास कर रहे हो? पता भी है मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? आयशा वहाँ कमरे में ना होती तो वो इस पर बुलंद आवाज़ से गुस्सा निकाल सकती थी। मैं जानता हूँ हमारा अब क्या रिश्ता है और खुदा न ख्वास्ता मैं इन हदूद को तोड़ने की कोशिश कर भी नहीं रहा। आयशा को मैंने पूरे दिल से कबूल किया है। बस कब से कुछ सवालात मुझे उलझन में डाल रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा क्या था हमारे में जो मेरे पास नहीं? जस्ट शट अप। इसने इशारे से इसे मज़ीद बात करने से रोका।
बाहर में जाए तुम्हारी उलझने और सवालात। मैं किसी की बीवी हूँ और तुम मेरी बहन के शोहर, इसलिए ये जो भी उल्टे सीधे सवाल है ना, इनको अपने तक ही रखो। अगर तुम आशा से वफादारी नहीं निभा सकते थे तो इससे शादी क्यों की थी? इसने डोटोक लहजे में कहा। मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की जिससे मेरी आशा की जाने वफादारी पर दाग लगे। सिर्फ जवाब दे दो कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया था और बस। मेरी लाइफ मेरी चॉइस। इसका दिल चाह रहा था आरिश का सर फोड़ दे। क्या हमारे मुझसे ज़्यादा बेहतर है? वो बेहतरीन है। इसके फजूल सवाल के जवाब के लिए इसे एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं करना पड़ा था। किसी लिहाज से, हर लिहाज से इसने फ़कीया लहजे में जवाब दिया। मतलब सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि वो रात की इस पहर अपनी बीवी की बहन से इस किस्म की बातें करने का सोच भी नहीं सकता। इसने इसे शर्म दिलाने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता कि इसका किरदार साफ सुथरा है? बस ये बात ही और वो आपा होकर खड़ी होगी। हाउ डियर यू। इसका लहजा बहुत बुलंद सा हुआ था। आहिस्ता बोलो, मैंने गलत बात तो नहीं की। सिंपल सा सवाल है, इतना भड़क क्यों रही हो? इसने मुठियाँ भेजी। मुझे इस पर खुद अपनी सास से भी भरोसा है। वो कभी भी बेवफा नहीं हो सकता और इसका कैरेक्टर कैसा है ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। और हाँ, जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी बहन से शादी करके इसकी है तो इंसानों की तरह निभाना। अगर इसकी आंखों में आंसू आए ना आरिश जावेद। इसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम गलत समझ रही हो। मेरे ख्याल से मुझे सवाल मुख्तार अंदाज से करने चाहिए थे। मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था, ना ही खुदा ना खास्ता मेरी तुम पर नज़र है। आशा मेरी बीवी है और मुझे अब इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। एक कज़न के तौर पर मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, क्योंकि मुस्कान आपी ने बताया था कि हमाल का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। वो तुम्हें जाहिलों की तरह ट्रीट करता है। और व्हाट द हेल। इसने बेयकीनी से इसे देखा। हाँ, इसीलिए बस सवाल पूछने पर मजबूर हो गया कि तुम जैसी खुददार लड़की इसके जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रही हो? ऐसा क्या है इसमें जो तुम इसे छोड़ना नहीं चाहती? या ऐसा था इसमें जिसके लिए तुमने हर दूसरा रिश्ता रिजेक्ट कर दिया? स्टॉप इट आरिश। अपने गुस्से को संभालते हुए इसने इसे टोका। तुम्हारी आप ही बकवास कर रही है। मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे हमारे की सूरत बेहतरीन हमसफ़र अता किया है। अल्लाह मेरे अबू के दर्जात बुलंद करे जिन्होंने मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब किया। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। क्या तुम अंधे हो जो तुम्हें नज़र नहीं आता? वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी है, मेरी खुशी है, मेरे दिल का सुकून भी वही है। वो जब पास नहीं होता तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तुमने एक दफ़ा कहा था कि वो धोखा देगा। पख्तून वो। आज मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे वो घर वाले दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। इस घर में मुझे ज़हनी सुकून मिलता है। वो घर जो हमारे का है, मेरा है। वहाँ मुझे ना कोई दुख तकलीफ है, ना कोई परेशानी। इसलिए तुम और तुम्हारी आपी मुझसे और मेरे मामलात से खुदा के लिए दूर रहो। वो बोलकर चुप हुई तो वह हैरान परेशान से खड़ा था। यानी मुस्कान ने झूठ बोला था। तुमला सोली, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मेरी नीयत गलत बाहर में गई। तुम्हारी नीयत। वो बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी और इसका इलाज में सिर्फ एक शख्स था जो इससे फ़िलहाल बहुत दूर था। आरिश, जाओ यहाँ से। और हाँ, आइंदा जब मुझसे बात करना तो संभल कर करना। मैं अपने शोहर के बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। सुना तुमने, इसके अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है, ना ही कोई इसकी जगह ले सकता है। आइंदा किसी भी गलतफहमी को दिल से निकाल कर सिर्फ बहनोई बनकर बात करना। ओके सॉरी। आरिश को बहुत दुख हुआ। मुड़ा तो साकित रह गया। आयशा सामने ही खड़ी थी। वो इसे देख कर ज़रा सा घबराया कि इसने पूरी बात कहीं सुन ना ली हो। आप ही कैसे बात कर रही हैं आप? आयशा ने शायद आधी बात सुनी थी। अपने शोहर से पूछो। इनके पास से होती हुई वो कमरे में चली गई और फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। सॉरी आरिश, आजकल आप ही अजीब हो गई हैं। आयशा ने ज़रत भरे लहजे में कहा था। इसने सूखा सांस लिया। पता नहीं इसे क्या हो गया। इसे शादी पर तो बिल्कुल ठीक थी। इसने बात गोल करते हुए कहा। हमारे भाई की वजह से टेंशन में है। इसने कुछ किया है? आरिश ने तजस्सुस में सवाल किया। अरे नहीं, वो कहाँ कुछ कहते हैं। आप ही से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसे तौजब सा हुआ। यही तो सवाल किया था मैंने। मुस्कान, आप ही ने तो बहुत कुछ बता रखा है कि हमारे इसके साथ। आशा ने आंखें घुमाई। मुस्कान, भाभी क्यों ऐसी बातें फैला रही हैं? मेरी समझ से बाहर है। इसलिए आप ये भड़क उठी हैं ना। आइंदा आप ही से हमारे भाई के खिलाफ कोई बात मत करना, वरना कुछ भी कर सकती हैं ये। वो हसीन से बहुत प्यार करती हैं और वो भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं। बेशक अरीज आप ही से पूछ लेना। इससे अंदाज़ा लगा लो कि हमारे भाई आप कराची में हैं और आप ही यहाँ, तो इसलिए इनको मिस कर रही हैं और हर किसी पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं। ऊपर से तबीयत आप ही की भी ख़राब है। फिक्र मत करो। इनके सैयां जी को इनका मूड ठीक करना आता है। वो आएंगे तो देखना कैसे इनको देखते ही चहक उठेंगी। अभी इनको अकेला रहने दो। आरिश को आयशा की बात पर यकीन आ चुका था कि दमला अपने घर में बहुत खुश है। मुस्कान ने झूठ बोला था। इसे इस पर बहुत गुस्सा आया। आखिर वो क्यों हमाल और दमला के पीछे पड़ गई थी? अगले दिन इसका दिल बहुत घबरा रहा था तो वो असर के वक्त लॉन में अकेली बैठ गई थी। दिसंबर की आमद थी। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मगर कुछ महसूस हो ही नहीं रहा था। हमाइल के बारे में सोच कर इसका दिल अजीब सी कैफियत में था, जैसे वो इसे दोबारा नहीं लेने आएगा। वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी। गुलदी पे जुल्फ़ों बांधे की तादी, गुलदी पे जुल्फ़ों बांधी की तादी, दावड़ा चश्मान दी, महबूबा गुलदा अनार दी, तोबा तोबा लियोनी। इसकी आवाज़ जैसे इसके कानों में गूंज रही थी। इसे मज़ीद रोना आ रहा था। सर्दी से इसका नाक सुर्ख हो चुका था, मगर वहाँ से उठकर कमरे में नहीं जा रही थी। यही सोच कर इसका दिमाग ख़राब हो रहा था
कि इनकी एनिवर्सरी आने वाली थी और वो घर पर नहीं था। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। दमला बेटा, अम्मी की परेशान कुन आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो इसने फ़ौरन आंसू साफ किए। वो इसके पास तशवीश और फिक्रमंदी से आई और इसके माथे पर हाथ रखा। दमला, अंदर चलो पागल लड़की, ठंड हो गई है, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो अकल कर लिया करो। इसकी कमज़ोर सी सूरत देखकर वो और परेशान हो गई थी। सुबह से इसने खाना भी नहीं खाया था। इस वक्त वो सिर्फ गर्म शॉल कंधों के गिर्द लपेट कर बैठी थी, जर्सी वगैरह भी नहीं पहन रखी थी। अम्मी सांसों छिपाती हुई वो खड़ी हुई आ रही थी। वो उठी तो यकदम से इसका दिल घबरा गया और चक्कर सा गया। वो गिरने लगी थी। कुर्सी को थाम लिया। दमला, अम्मी ने इसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। तुम दोनों ने ही मुझे बहुत सता रखा है, क्या इलाज करूं तुम्हारा? हमारी पता नहीं कैसे तुम्हें बर्दाश्त करता है। सुबह से खाए पिए बगैर घूम रही थी, ऊपर से अब कब से सर्दी में ठठर रही हो, तो ऐसा ही होगा ना। ना दवाई लेती हो ना। अम्मी, मैं ठीक हूँ। वो अभी इनका लंबा सा लेक्चर सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ठीक हूँ? इसे ठीक कहते हैं? वो इसे सहारा देकर अंदर लाई और इसे कमरे में ले जाकर लटाया और ऊपर कंबल डाल दिया। मैं खाना ला रही हूँ, खाकर सो जाना और खबरदार यहाँ से उठी, बल्कि सोना मत, अभी अबरार आने ही वाला होगा। मुस्कान को भी हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसकी अपॉइंटमेंट है, तुम भी दवाई ले लेना। इन्हें खदशा था कि कहीं बचपन की तरह टाइफाइड ही ना हो जाए। इसकी ज़रा सी तबीयत ख़राब हो तो वो परेशान हो जाया करती थी। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर इतनी ज़्यादा दवाइयाँ और सिरप दे देता है, आपको पता है ना, मुझे बचपन से ही इन दवाइयों से कितनी नफरत है। तुम अब बच्ची तो नहीं रही हो जो दवा ना खाने के लिए ज़िद करने लगो। उन्होंने इसे घूरते हुए कहा। अम्मी प्लीज़, मैं ठीक हो जाऊंगी, ज़रा सा बुखार है, अगर गोलियां खाई तो मैदा अपसेट हो जाएगा। पहले ही मैदा बहुत डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी खाने का जी नहीं चाह रहा। वो किसी सूरत डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं थी। दमला, तुम बहुत ज़िद्दी हो। अम्मी, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दें प्लीज़। वो बस सोना चाहती थी। एक दफ़ा कह दिया सो कह दिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे बात मनवाना आता है। अभी कभी उठो, अबरार के आने का भी इंतज़ार नहीं करूँगी। मैं खाना ला रही हूँ, थोड़ा सा खाओ और चलो मेरे साथ। वो इसे ऑर्डर देती हुई कमरे से बाहर चली गई। खाना खाने का तो बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था, बस रो देने का दिल कर रहा था और वजह भी मालूम नहीं थी। इसने तकिया गोद में रखकर इसमें मुँह दिए और फजूल रोना शुरू कर दिया। रात के गुप अंधेरे में वो अपने कमरे में बैठी बस रोती ही जा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या उदास। इसकी रिपोर्ट्स इसके सामने बिखरी पड़ी थी। वो बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए हुए थी। कुछ देर पहले अम्मी इसे सोने की सख्ती से ताकीद करके गई थी। वो इसे लेकर तो डॉक्टर ज़ुबैर के पास गई थी, मगर उन्होंने इनसे कहा कि वो डॉक्टर फहमीदा से चेकअप करवाएं। इस वक्त अम्मी के दिमाग में भी क्लिक सा हुआ था, लेकिन वो रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार करने लगी। डॉक्टर फहमीदा ने इनकी जो बात बताई, अम्मी तो उड़कर घर पहुंचकर ऐलान करना चाहती थी। नानी बनने की खुशी अलग थी, लेकिन मुस्कान और इसकी माँ की फैलाई बातें जो झूठ साबित हो चुकी थी, इस बात की अलग से खुशी हुई थी। इनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने इसको अपने साथ लगाकर बार बार चुमा। वो खुद अजीब से शौक में चली गई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसा रद्द-ए-अमल दे। कभी रो देती तो कभी हंस पड़ती। अम्मी को इसने सख्ती से मना कहा कि वो फ़िलहाल किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि वो पहले हमाल को बताना चाहती थी। घर आकर इसे आराम करने का हुक्म देकर वो खुशी से लबरेज होकर अपने कमरे में शुक्राने के नवाफिल अदा करने चली गई। इनके जाने के बाद इसने न जाने कितनी दफ़ा हमाल का फ़ोन करने की कोशिश की, मगर इसने फ़ोन नहीं उठाया। पहले गुस्सा, फिर परेशानी और फिर वो उल्टी सीधी सोचने लगी थी। इसे बेतहाशा रोना आ रहा था। इसने फ़ोन बेड पर एक तरफ फेंक दिया और घुटनों पर सरक कर बस रोती चली गई। फ़ोन की घंटी ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाई। इस वक्त इसका किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था, सो इसने फ़ोन नहीं उठाया। हमाल का फ़ोन भी हो सकता था, लेकिन इसका जहन जैसे माउस सा हो रहा था। एक बार नहीं, फ़ोन मुसलसल बज रहा था। इसे शदीद गुस्सा आया तो इसका दिल चाहा कि फ़ोन उठाकर पटक दे। अजीब चिड़चिड़ी सी तबीयत हो रही थी। इसने जैसे ही फ़ोन उठाया तो इसके हाथ रुक गए। मिस्टर खान कॉलिंग, जैसे इसके जलते दिल पर ठंडी फवार गिरी थी। कपकपाते हाथ फ़ौरन हरे रंग के बटन पर उठे थे। हेलो, इसकी आवाज़ सुनते ही जैसे दिल को ढेरों करार मिला था। इसने आंखें बंद करके सुकून की सांस खारिज की। इसकी आवाज़ ही सुनकर दिल को सहारा सा हो गया था। खैरियत है दमला? इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, फ़ोन की बैटरी डेड थी, कैसी हो, ठीक तो हो? वो सुन ही कहाँ रही थी, वो क्या पूछ रहा था, बस आंसू दरिया बनकर बह निकले। हेलो हेलो दमला, क्या हुआ, सब ठीक है? दमला वो इसके रोने की आवाज़ सुनकर इसे पुकारता ही रह गया। हमायल, वो बमुश्किल इसका नाम पुकार सके और बिलक बिलक कर रोती। वो फ़ोन की दूसरी जानब शदीद फिक्रमंदी में मुब्तला हो चुका था। दमला, कुछ बोलो, मुझे परेशान कर रही हो, प्लीज़ रोना तो बंद करो। क्या हुआ है? घर वाले तो सब ठीक हैं? वह हकीकतन बहुत परेशान हो चुका था। तुम बस जल्दी आ जाओ प्लीज़, वापस आ जाओ प्लीज़, लेकिन बताओ तो सही क्या हुआ है? दमला, प्लीज़ रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है। किसी को कुछ नहीं हुआ, बस वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता, मैं नहीं रह सकती ऐसे तुम्हारे बगैर। वो कुछ देर रुका, फिर गहरी सांस खारिज की। दमला, अभी तो मैंने ज्वाइनिंग ही नहीं दी, अभी तो दोस्त के घर हूँ। अच्छा सुनो, मैं ना, मुझे तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुननी प्लीज़, मुझे ये सब नहीं सुना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हमारी फ़ौरन वापस आओ, नौकरी छोड़ो या जो भी करो। वो रो रही थी और इसे परेशान कर रही थी। दमला, लिसन, अभी नहीं आ सकता ना,
तो जब हम दोनों मर गए तब आना, इसने बुलंद लहजे में रखते हुए कहा। दमला ऐसे नहीं बोलते, और इसे बोलते बोलते दमला के अल्फाज का अदराक हुआ तो वो कुछ पल के लिए रुका। 1 मिनट, कौन दोनों? इसने शायद इसके अल्फाज पर कुछ लम्हे बाद गौर किया था। चंद लम्हों की खामोशी छाई। हाँ, हम दोनों, मैं और वो रुकी। हमारा? इसने आंखें मीची। हमारा? मीर या जरताशा? फोन की दूसरी जानिब गहरी चुप सी छा गई। इसे लगा था कि वो बहुत खुश होगा, इसे तसल्ली देगा, मगर इसकी खामोशी से मजीद रुला रही थी। हमारे कुछ देर जब वो कुछ ना बोला तो इसने इसका नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं आ रहा था। हमारे, कुछ तो बोलो प्लीज़। वो रो दी। दमला, तुम? वो भी शायद रो रहा था, क्योंकि इसे इसकी आवाज़ भजाई हुई मालूम हो रही थी। खुशी और सरप्राइज़ के मिले जुले जज्बात थे। दमला, मैं? इसने गहरी सांस ली और खुद पर काबू पाने के लिए चंद लम्हे के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि ये, इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है दमला। वो शायद आंसुओं में ही हंसा तो इसके दिल को भी सुकून सा मिला। तो फिर वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, वो बेबसी से बोली, जबकि वो जानती थी वो नहीं आएगा। ड्यूटी का जो पक्का था। दमला, तुम जानती हो सब कुछ। मैं दूर होकर भी तुम्हारे पास हूँ, या तुम दोनों के पास हूँ। तुम दोनों, कहते हुए दुनिया जहाँ की खुशी समेटते हुए था। इसे यूँ मालूम हो रहा था जैसे वो हवाओं में उड़ रहा हो। नहीं नहीं हो तुम हमारे पास, तुम वापस आओ। मुझे नहीं पता कैसे, नौकरी से रिज़ाइन करो या जो भी करो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती? वो बच्चों की तरह रोकर जिद कर रही थी। दमला, क्या हो गया है? तबीयत ख़राब कर लोगी तुम? दमला, प्लीज़ यार, ये मत करो। अगर तुम्हें हमारी ज़रा भी परवाह है तो तुम वापस आओगे। अगर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं है तो वही रहो, लेकिन फिर हम मेरे जनाजे पर भी मत आना। हमारे खान। इसने कॉल बंद करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। इसे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी कि वो फिर से बहाने बनाएगा और वापस नहीं आएगा। रोते रोते कब वो सो गई इसे पता ही नहीं चला। जब आंख ज़रा सी खुली तो खुली हुई खिड़की में से आने वाली रोशनी इसकी आंखों को चुंधा गई। सर भारी, आंखें सूजी हुई, गला खुश्क था और ज़्यादा रोने की वजह से दर्द कर रहा था। इसने आंखें खोलकर आगे पीछे देखने की कोशिश की। यकदम इसके आवाज़ पाता हुए कोई इसके बराबर सोया हुआ था। कोई मर्द। वो यकदम उठ बैठी। चीखने ही वाली थी कि इसकी भी यकदम आंख खुल गई और वो उठ बैठा। क्या हो गया? इसने चीख रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बेयकीनी खुशी, न जाने क्या क्या जज्बात थे जिन पर वह जब्त किए हुए थी। एक दफ़ा पहले भी वो ऐसा सरप्राइज़ दे चुका था, मगर अब वापस आकर जैसे इसने इसका मान रख लिया था। सोचे एक बार फिर सरप्राइज़ दे दूँ अपनी लियोनी को। वो मुस्कुरा रहा था। अगर ये ख्वाब था तो वो नहीं चाहती थी कि कभी टूटे। हमारे, इसने पहले इसे हाथ लगाकर देखा कि कहीं वो ख्वाब की तरह तहलील ना हो जाए। जब इसे यकीन हो गया कि वो वाकई वही मौजूद है तो इसके कंधे पर सर टिका दिया और बस रो दी। अब तो आ गया हूँ यार। वो हंसा हुआ इसके बालों में नरमी से हाथ फेरने लगा। लियोनी, ऐसे करोगी तो वापस चला जाऊंगा। वो इसकी किसी बात का जवाब दिए बगैर रोने का शगल फरमा रही थी। दमला, चुप, बिल्कुल चुप। इसे पीछे करते हुए इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। इतनी बड़ी खुशी ऐसे सेलिब्रेट करेंगे? वो रोती ही जा रही थी। अगर तुम ना आते तो? दमला, इसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए वो मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी की, हमारी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये खुशी आंसुओं में लिपटी हुई ना हो। इसलिए इसने इसके आंसू पहुँचे, इनको मेरी दूसरी शादी के लिए संभाल कर रखो। बात समझ आने पर दमला ने इसे धक्का दिया। हमारे, इसने चिढ़कर इसे घूरा तब हंसने लगा। देखो ज़रा, रोना बोलकर कैसे दूसरी शादी के नाम पर एकदम एक्टिव हो गई हो। वैसे अब तो तुम बहुत मसरूफ़ हो जाओगी ना, तो ऐसा कहते हैं एक और ही आता हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर सके। दमला ने इसके कंधे पर चुटकी काटी। अब तो बड़े हो जाओ, बचपन की तरह बस तंग ही करते रहते हो। इसने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। वाकई वो इतनी बड़ी खुशी को फजूल आंसुओं की नज़र नहीं करना चाहती थी। वो इन पलों को खोल कर जीना चाहती थी। लंबी सांस लेकर सिर्फ खुशी के पलों को सोचने लगी थी। अच्छा जी, इसने हंसते हुए कहा। जी हाँ, देखो तो सुनो, तुम्हारे बाबा अभी तक बच्चों वाली हरकतें करते हैं। हमाइल ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और गहरी सांस खारिज की। खुशी की, इत्मीनान की, शुक्राने की। वो काफ़ी देर इस कैफियत में रहा। वो ये देखकर मुस्कुराई कि वो कितना खुश है। इसके मुस्कुराते चेहरे से वो हमेशा की तरह नजरें नहीं हटा सकी थी। कितना अजीब एहसास है ना दमला बाबा। इसने आंखें खोली तो इसकी आंखों के किनारे भीग रहे थे। मैं जब तसव्वुर कर रहा हूँ कि कोई नन्हे नन्हे हाथ मेरी इन हाथों में देते हुए बाबा कहेगा, मुझसे खिलौने की फरमाइशें करेगा, मुझसे ज़िद करके हक जताकर चीज़ें मांगेगा, नाराज़ होकर वो अपने तसव्वुर में किसी और ही दुनिया के सुरूर में गुम कह रहा था, और वो इसे मुस्कुरा कर देख रही थी। ऐसी खुशी, ऐसा एहसास कभी महसूस नहीं हुआ दमला। मेरा दिल चाह रहा है वक्त जल्दी जल्दी गुजरे और मैं इसे गोद में लूँ, प्यार करूँ, सीने से लगाऊँ। वो खुद ही हंस दिया। आई एम सच अ फूल, इसने कहा और दमला की जानिब देखा तो अचानक ही इसके तासुरात बदलना शुरू हो गए। खुशी की जगह परेशानी ने ले ली। क्या हुआ है? वह इसके तासुरात देखकर थोड़ा सा घबरा गई। अगर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है, अगर क्या वो कुछ लम्हे ना बोल तो इसने खुद ही सवाल किया, अगर मैं अच्छा बाप न बन सका तो? वो रुका। गाजी के बचपन से मुझे डर लगता है। मैं, दमला ने मुस्कुराते हुए इसके हाथों को थामा।
तुम्हारे रिश्ते के साथ मुखलिस हो हमारे वालदेन के एक अच्छे फर्माबरदार बेटे हो, बहन भाइयों के लिए जान छिड़कने वाले भाई, दोस्तों के वफादार, एक मोहब्बत करने वाले, साथ निभाने वाले, मुझे समझने वाले हम सफ़र हो। हर रिश्ता खूबसूरती से निभाते हो तुम। फिर मैं कैसे मान लूँ कि तुम एक अच्छे बाप नहीं हो। वो आंखें बंद करके मुस्कराया, फिर आंखें खोल दी। तमला ने इसके कंधे पर सर रखा। इसने अभी मुझसे कहा है कि इसके बाबा बिल्कुल भी सैड ना हो, खुशी खुशी इसके आने की तैयारियां भी करें और इंतज़ार भी। अगर सैड हुए तो मुझे पूरा हक है डांट टपट करके सीधा करने का। वो हंस दिया। ओके जी, जैसा आप दोनों का हुक्म। जन्नत तुम्हारे कदमों के जो नीचे आने वाली है, इसलिए अब तड़ियाँ तो लगाओगी ना। वह हंसी। ओह, टाइम क्या हो गया है। बाहर रोशनी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि सुबह सवेरे का वक्त बिल्कुल नहीं है। 12 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। सारी रात जाकर गुजारी होगी ना, और अब सोने का जी चाह रहा होगा। 12 सुनते ही वो हैरान हुई। उफ, मैं इतना ज़्यादा सो गई। इसने इसका हाथ पकड़कर उठने से रोका। बैठ जाओ, तुमने कौन से पहाड़ तोड़ने थे। उठकर वो इससे हाथ छुड़वा कर उठी। जनाब, हुलिया तो दुरुस्त कर लो। अभी तुम भी 4 लोगों को फ़ोन कर दोगे और वो लोग मुझे ऐसे देखकर परेशान हो जाएंगे, जिंदा लाश लग रही हूँ। वो इत्मीनान से अलमारी की जानी बढ़ी और इस्त्रीशुदा कपड़े निकालकर वॉशरूम की जानिब चल दी। हमारे इसके जाने के बाद अकेला बैठा ही मुस्कुराता रहा। कितना सुकून आवर और प्यारा एहसास था। इसे नन्हे नन्हे हाथ अपने हाथों पर महसूस होने लगे थे। जितनी टेंशन से वो कराची से लेकर आया था, अब जैसे ख़त्म हो चुकी थी। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर फ्रेश से हुलिये में इसके साथ बैठी थी गई। दोनों ने वीडियो कॉल पर भी जान से बात करके इन्हें ये बात बताई तो जैसे वो झुमसी उठी। वो तोड़कर इनके पास पहुंच जाना चाहती थी। इनकी बलाएं ले रही थी, दुआएं दे रही थी। सब बहुत खुश थे। इनसे बात करके फारिग हुए तो हमारे ने इसकी नाक खींची। देखा, सब कितने खुश हैं। अब अगर तुमने रोना धोना डाला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह हंसते और इसका बाजू पकड़कर इसके कंधे पर सरक दिया। इतना अहम काम छोड़ छाड़ कर प्लेन के ज़रिए वापस आया हूँ। अब जितने दिन मैं यहाँ हूँ, अगर तुमने रोने का शुक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मुस्कुराई और सुकून की सांस खारिज की। मेरे दोस्त, मेरे हमराही बनने का शुक्रिया, मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्रिया और मुझसे मोहब्बत करने का शुक्रिया। हमारे ने भी मुस्कुराते हुए इसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाए। लियोनी, आयशा और अरीज को मालूम हुआ तो दोनों ही फ़ौरन इससे मिलने हाजिर हो गई थीं। ज़्यादा अच्छी खाला कौन बनेगी, इस पर बहस करते करते नामा पर भी अभी से बहस शुरू हो गई। वैसे मैंने कहा था ना, इनके सैया जी को इनका मूड ठीक करना आता है। देखा कैसे चहकने लगी हैं। दमला ने अरीज के सर पर हल्की सी चत लगाई। ओहो, अच्छी बच्ची बनो और अब ये हाथ चलाने छोड़ दो। अगर तुमने ये आदत मेरे भांजे या भांजी पर जारी रखी ना, तो मैं कनाडा से वापस आकर तुम्हें जूते लगाऊंगी। अरीज की बात सुनकर वह हंस कर रह गई। अबरार का रवैया बहुत हद तक पहले ही बेहतर हो चुका था और अब वो सबकी तरह खुश था। पहली बार मामू कहलाए जाने की इसे भी बहुत खुशी थी। और कुछ हमारे से इस दिन वाली तकरार का असर था। पुरानी बातें भूलकर वो अब नई सिरे से आगे बढ़ना चाहता था और अब वो नहीं चाहता था कि अपनी बहन को पुराने ताने देकर इसे किसी किस्म का जहनी टॉर्चर दे। जब इसके शौहर को इसके माजी से कोई मसला नहीं था, तो इसे भी अब मजीद इस बात को खींचने की ज़रूरत नहीं थी। मगर मुस्कान इसको तो जैसे सांप सूंघ गया था। भला वो कैसे बर्दाश्त करती कि इसका फैलाया झूठ गलत साबित हो जाए। न जाने कैसे वो अपने अंदर की जलन छुपाए हुए मसनूई खुशी जाहिर कर रही थी। तमला को अब किसी की बातों की परवाह नहीं थी। गैर अहम लोगों की बातों को दिल दे पे लगा कर इसे अपनी औलाद की ज़िंदगी से खेलने का कोई शौक़ नहीं था। वैसे भी अब इसे यकीन था कि हमारे इसे अपने साथ ही लेकर जाएगा। अब इसे अकेला छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिलहाल इसने सिर्फ इतना कहा था कि वो जितने दिन यहाँ है, दोनों अपने घर में ही रहेंगे। वो घर तो आ गए, मगर पलूषा भाभी की उदासी इसने महसूस कर ली थी और वो इन्हें इस बात का इल्ज़ाम दे भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह इनकी महरूमी को समझ सकती थी। भाभी, वो इनके कमरे में इनके पास आकर बैठी और इनके हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा। मैं जानती हूँ आप इस बात को सुनने के बाद से उदास हो गई हैं। अरे नहीं, अल्लाह न करे, कैसी बात कर रही हो। मैं भला क्यों तुम्हें मिलने वाली नेमत से जेलस होने लगी। इसने मुस्कुराकर इनके हाथ पर गिरफ्त सख्त की। जेलसी की बात नहीं कर रही भाभी, मुझे पता है आप मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब अल्लाह की हिकमतें हैं। देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी इस नेमत का इस्तकबाल करेंगी। वह जख्मी सा मुस्कुराई। दमला को एहसास था कि इस बेचारी को लोगों की कितनी बातें सुनना पड़ती होंगी। भाभी, ये आपका भी बच्चा होगा। आप इसकी छोटी मामा जो हैं। परवशिया की आंखों में बहते आंसू और खुशी को वो देख सकती थी। ताई वगैरह तो पुराना हो गया है, तो मैंने सोचा कि लाला रोग भाभी, बड़ी मामा आप, छोटी मामा इसी तरह, बड़े बाबा और छोटे बाबा। इसने परवशिया के आंसू साफ किए। मैं तुम्हें इसे डांटने भी नहीं दिया करूंगी, बहुत जालिम मामा बनूंगी, क्योंकि गुस्से की जो तेज़ हो। वो हंस पड़ी। जी जी, बिल्कुल आपका हक है, जो भी करें।
और मैं इसको बहुत बिगाड़ूंगी, तुमसे ज़्यादा मेरे पास रहेगा या रहेगी। वो हंसती चलेगी। कितना प्यारा एहसास था कि इसका बच्चा सबका लाडला बनने वाला था। वो पिछले सारे डर खौफ लोगों की बातें सब कुछ भूल गई। सब कुछ इस खुशी के आगे छोटा पड़ गया था। यादों का तसलसल छन से टूटा। सारे मंजर तहलील हुए। इसने खुद को सड़क के किनारे खड़ा हुआ पाया। मुख्तलिफ गाड़ियों के हॉर्न ढोल मिट्टी में घरी वो खलिल जहन से खड़ी थी। हाथों में पर्स दबोचे बेहाल से, आंखों में 5 साल पहले के मनाजिर की कुर्सियां लिए। सूखे हुए आंसुओं के निशानात इसके गालों पर कनिंदा थे। इस पहले दिन के मंजर को याद करके वो बहुत रोई थी, जब इसे पहली बार इल्म हुआ था कि वो माँ के दर्जे पर फायज होने वाली है। किस कदर खूबसूरत एहसास था। इसे तब पता भी नहीं था कि इसकी गोद में एक नहीं, 2 नन्हे मुन्ने मेहमान आने वाले हैं, अपने बाबा और चाचू की तरह। योर ऑनर, इस औरत ने बदनामी के डर से खुद एक बच्चा हमारे हवाले किया था। इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। देखिए, बेरहम आवाज़ें जो वो आज अदालत में सुनकर आई थी, इसका तौक़ुफ़ कर रही थी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों अपने बच्चे को किसी गैर को दूंगी? मुझे उन्होंने मरा हुआ बच्चा थमाया था। इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। नहीं योर ऑनर, यह औरत मक्कार और बदकिरदार है। बच्चे इसके शौहर के नहीं, इसके किसी आशिक के थे। इसी बदनामी को छुपाने के लिए इसने एक बच्चा हमें देकर लाखों रुपए बटोरे, और अब दोबारा पैसों के लिए बकवास बंद करो, वो चिल्लाई थी। ऑर्डर ऑर्डर, अगर ऐसा था तो सिर्फ यलमास को क्यों, मीर को क्यों नहीं दिया मैंने? मुझे तुम लोगों के पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। खुदा के लिए जज साहब, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करें। मेरे पास कोई और रिश्ता नहीं है। इस औरत के अपने रिश्ते इससे मुंह मोड़े बैठे हैं, क्योंकि इसकी खसलत में ही बदकारी है। अब न जाने इन मासूम बच्चों को किसके आगे बेचेगी। अगर ये सच्ची है तो इसके ससुराल वालों को नोटिस भेजे कि इस कार्रवाई का हिस्सा बने। नहीं नहीं, इसका दिल बेहद डर गया। इनसे ही तो वो अपने दोनों मासूम बच्चों को छुपाना चाहती थी। वो ददियाल वाले जिनको इनके लाड उठाने थे, वही इनकी जान के दुश्मन बन चुके थे। देखा, इसके ससुराल वाले भी यही बोलेंगे कि ये बच्चे इनका खून नहीं। तो इससे क्या साबित होता है योर ऑनर? यलमाज इस बेरोजगार और बदकिरदार जहनी मरीजा के साथ महफूज रहेगा, या हमारे साथ जिन्होंने इसे बचपन से बहुत मोहब्बत से पाला है? वो जो मोहब्बत भरे रिश्तों में घिरी रहती थी, आज अकेली अदालत में खड़ी अपने किरदार पर एक बार फिर से वार बर्दाश्त कर रही थी। जिसकी आमद का सुनकर सारा खानदान खुशी से पागल हो रहा था, आज कोई और इसी बच्चे का दावेदार बनकर इस कमजोर सी औरत के सामने खड़ा हो गया था। वो अकेली थी, कमज़ोर और बेबस। इसे लगता था वो बहुत मजबूत हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर वो कमज़ोर पड़ गई थी। अपनी तमाम तर सच्चाई के बावजूद एक बार फिर से तमाशा बनकर रह गई थी। लोग इससे कहते थे कि दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो माँ से बच्चे को अलग करे। सगा बाप भी 8 साल की उम्र से पहले कस्टडी नहीं ले सकता था, तो फिर ये गैर कैसे इसके जिगर के टुकड़े के दावेदार बन गए थे? सिर्फ एक ही जवाब था, पैसा। इसकी नौकरी बहुत ज़्यादा छुट्टियां करने की वजह से चली गई थी। मीर को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। वह शमसा वगैरह से उधार लेकर वकील की फीस दे रही थी, मगर अदालत इसे पेशी पर पेशी देती जा रही थी। एक तरफ वो ये इसकी शक्ल देखने को, इसे गले लगाने को तड़प रही थी, तो दूसरी जानिब मीर पर इस चीज़ का बुरा असर पड़ रहा था। वो न चाहते हुए भी नज़रअंदाज हो रहा था। मोहल्ले में और इसके जानने वालों में इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी। अदालत में इसके किरदार पर होने वाली बहस मजीद मिर्च मसाले के साथ सब तक पहुंच चुकी थी। मीर के साथ कोई बच्चा खेलता नहीं था। वह चंचल सा बच्चा जो बोलते बोलते थकता नहीं था। शरारत जिसकी घुटी में शामिल थी। वो चुप सा हो गया था और इसे इस चीज़ का शिद्दत से अदराक था। अदालत में इसे जानबूझकर जलील किया जा रहा था, क्योंकि वो जानते थे वो अकेली औरत इस जिल्लत से घबराकर खुद ही हार मान जाएगी और मुकदमा ही वापस ले लेगी। अब यलमास को अगली पेशी पेश किया जाना था। आखिरी फैसला इसका था कि इसे किसके पास रहना था। वो तो पहले ही डरा सहमा रहता था। वो जानती थी कि यलमास डर कर इनके हक में ही गवाही देगा। इसका दिल तार तार हो रहा था। एक बार फिर से अपना बच्चा खो देने का खौफ इसके जहन को अपनी लपेट में ले रहा था। दमला, किसी की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। 5-6 साल के बाद किसी अपने ने इसका नाम पुकारा था। वो कार से निकलकर इसकी जानिब भागी। अरीज, वो बरक रफ्तारी से इसके गले लग गई। दमला, ये तुम हो? ओह मेरे खुदाया! दमला, तुम! वो बेबसी से रो दी। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। सकते की हालत से निकलते हुए इसने इसे दूर धकेला। आप कौन हैं? अरीज ने इसे बेयकीनी से देखा। दमला, मैं अरीज, तुम्हारी बहन। मेरी कोई बहन नहीं है, जाओ यहाँ से। अरीज का दिल इसकी उजड़ी सी हालत देखकर बहुत जख्मी सा हुआ था। ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ घर चलो, मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे साथ घर चलो अभी। वो रोते हुए इसका आवाज़ पकड़कर जैसे मिन्नतें कर रही थी। मैं गैरों के घर नहीं जाया करती मोहतरमा। आपको कोई शायद गलत फहमी हुई है। मैं आपको नहीं जानती। चुपचाप यहाँ से चली जाएं। अरीज ने होंठों पर हाथ रखकर सिसकियों को रोका।
ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? प्लीज़ मेरे साथ चलो, प्लीज़ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं सब ठीक कर दूँगी, आई प्रॉमिस। तो मेरे साथ घर चलो खुदा के लिए। इसी ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे साथ अगर मुखलिस हो तो तुम किसी को भी मेरी यहाँ मौजूदगी का नहीं बताओगी। जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम अच्छी लड़की हो। वो इसे अपने हवासों में नहीं लग रही थी। दमला, दूर रहो। वह झटके से पीछे हुई। ठीक है, मेरे साथ नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, कैसे जिंदगी गुजार रही हो हमारे भाई के। चुप कर जाओ प्लीज, चुप। वो कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई, जाओ यहाँ से अरीज, जाओ। वो चिल्लाई तो अरीज कुछ देर साकित रह गई। जाओ प्लीज। इसे फिलहाल किसी से बात नहीं करनी थी। इसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इस अलमास के, जिसे वो अगली पेशी पर शायद हमेशा हमेशा के लिए खोने वाली थी। पत्थर सी बनी अरीज इसे मरे मरे कदम उठाता देख रही थी, जो अब सड़क पार कर चुकी थी। ये क्या कर दिया तुमने? आप ही। अपनी कार तक आकर दरवाजे का सहारा लेकर वो अंदर बैठी और ड्राइवर को इसका पीछा करने का कहा। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।